नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार भी देहरादून में इस खास दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन होता हुआ नजर आएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, जिन्हें निमंत्रण दिया है सीएम धामी ने। और इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है, जिस मौके पर देहरादून में मुख्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगी और सीएम धामी ने राष्ट्रपति से आने का आग्रह किया था। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम धामी ने खुद राष्ट्रपति से आग्रह किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 9 नवंबर को आयोजित होगा ये मुख्य समारोह, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उनके आगमन के मद्देनजर तमाम तैयारियां अभी से वहां पर की जा रही हैं और कार्यक्रम को किस तरह से भव्य बनाना है, इसके लिए भी तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उधर पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का आज 106वां एपिसोड था और इस दौरान पीएम ने त्योहारों को लेकर देशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही कई विषयों पर पीएम ने अपने मन की बात को रखा। वहीं पीएम ने अपने मन की बात को पूरे देश को अलग अलग स्थानों पे उनकी मन की बात को कार्यक्रम को सुना नेताओं ने। और वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनते नजर आए। तो आज पीएम के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण जो था वो तमाम नेताओं ने सुना है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आए। तो पीएम ने अपने कार्यक्रम के मद्देनजर तमाम देशवासियों को आगामी त्योहारों की बधाई भी दी। और पीएम के मन की बात कार्यक्रम का ये 106वां एपिसोड था, जिसको सभी दिग्गज नेता सुनते हुए नजर आए। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी की शिक्षा को प्राथमिकता से रखा है। चाहे नई शिक्षा नीति लाना हो, चाहे बेटियों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ देश के अंदर यह अभियान चलाना हो, उनकी प्राथमिकता में हमेशा से शिक्षा भी रही है, हमारी बेटियां भी रही हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर अनेकों विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और प्राथमिकता उनको दे रहे हैं। जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे हमारा ब्रह्मपुरी क्षेत्र है, निश्चित रूप से यहाँ विकास की आवश्यकता है। और जो हमारी अनुसूचित बस्तियां हैं, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहाँ पर आज शिक्षा की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है। और जो समाज का अंतिम छोर है, समाज के अंतिम छोर में सरकार पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे, ये हमारी भी प्राथमिकता है। इसलिए निश्चित रूप से मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज मन की बात का कार्यक्रम सुनने का आप सबके बीच में अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सबका आभारी हूँ, बड़ी संख्या में आप आए हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले 9 वर्षों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों विकास के काम हुए हैं। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए। अभी आप देख रहे थे कि आजादी का अमृत महोत्सव, जो अमृत कलश यात्रा दिल्ली में जिसका समापन होगा, जो पूरे देश के 7,500 ब्लॉकों से जाने वाली पावन मिट्टी वहां पहुंचेगी और उसके बाद इस अमृत महोत्सव का समापन होगा, जो लंबे समय तक चलने वाला आयोजन था, महोत्सव था। और उस महोत्सव में हमने देश के अंदर जितनी हमने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जितने हम आगे बढ़े हैं और इस उपलब्धियों में जो सम्मिलित रहे, कुछ के नाम आए, कुछ के नहीं आ पाए। आजादी की जो लड़ाई
बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के पश्चात हम सबको आजादी मिली, उसमें भी अपना योगदान करने वाले ऐसे बहुत सारे नाम थे जो सामने नहीं आ पाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी को देश की जनता के सामने लाने का काम किया और ऐसे नाम जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के स्मरण में रहने चाहिए, उनके मन मस्तिष्क पर आने चाहिए कि आखिर ये देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, आसानी से नहीं मिली है। बहुत कठिन संघर्षों के कारण देश को आजादी मिली है और हमारे जो आने वाले कर्णधार हैं, हमारे बच्चे हैं, उन सबके स्मरण में पीढ़ी दर पीढ़ी ये बात आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अब ये अमृत काल हमारा प्रारंभ हो गया है और अमृत काल, इस अमृत काल को हम सब कह सकते हैं कि ये हमारे देश का कर्तव्य काल भी है। यानी कि हर व्यक्ति को कर्तव्य करना है, जो जिस जिम्मेदारी पर है, जिस दायित्व पर है, उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक पूरा करना है। हमारी माताओं बहनों को जैसे घर में काम करना है, बच्चों का लालन पालन करना है, उनके अंदर संस्कार देने का काम करना है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर सैनिकों को मिलने वाले परमवीर चक्र, महावीर चक्र सहित सभी पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी करने का मन बनाया है और इस पर सीएम धामी ने कहा कि देश में सैनिकों को पुरस्कार पर मिलने वाली सर्वोच्च राशि अब देवभूमि में भी लागू की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड एक सैनिक बहुल राज्य है और यहाँ प्रत्येक घर से कोई न कोई सेवा में जरूर सेवारत रहा है। देखिए, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर की है। देखिए, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, गैलेंट्री अवार्ड हैं, शौर्य चक्र हैं, इन सभी की धनराशि को हमने बढ़ाया है और देश के अंदर जो सर्वाधिक धनराशि है वही हमने उत्तराखंड के अंदर की है। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में उपवा के दीपावली मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने यहां के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस परिवारों के 10 दिव्यांग परिजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण भी वितरित किए और साथ ही 18 मेधावी छात्रों, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश और केंद्र की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें पुलिस की अहम भूमिका है। बहुत सारे भवनों का, बहुत सारे 11 भवनों का लोकार्पण शिलान्यास यहाँ पर हुआ है और अगले 3 वर्षों में हमने 100 करोड़ रुपए की धनराशि का आगे प्रस्ताव किया है कि वो 100 करोड़ रुपए की धनराशि से पुलिस के आवास बनाए जाएंगे और उनको जो पुराने आवास हैं उनकी जगह पर अच्छे आवास बनाए जाएंगे, जिससे कि हमारे पुलिस को आवासों की जो एक अत्यधिक परेशानी है, 20% से भी कम अभी हमारे लगभग 18% आवास हैं, वो आगे हमारी योजना है कि धीरे धीरे जो है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ाया जाए, इसीलिए हमने ये योजना प्रारंभ की है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई कर रही है और अभी तक हमने राज्य के हित में तमाम फैसले लिए हैं और आगे भी हम उसी हिसाब से काम करते रहेंगे। हम पारदर्शिता और निष्पक्षता के आधार पर काम कर रहे हैं। और दरअसल UKSSC पेपर लीक मामले में कई नकल माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको एक के बाद एक करके बेल मिलती रही है और अब एक बार फिर से ये मामला तूल पकड़ने लगा है। देखिए, जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है,
और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता कर पीएम जल शक्ति मंत्री और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आभार जताया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार अपनी पीठ थपथपाने की आदी है। सरकार को पंडित नारायण दत्त तिवारी और पंडित केसरी पंत और हरीश रावत जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने जमरानी बांध में अहम योगदान दिया। वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने संजो के बैठी हुई है और कांग्रेस को श्रेय लेने की आदत है। 40 सालों से रुकी हुई योजना को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को लाभ होने वाला है। आज उन्होंने फाइनल किया, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया है। कार्य कब प्रारंभ होगा ये सरकार कहाँ कोई नई चीज बना रही है, और ये तो अपनी पीठ थपथपाने के आदी हैं। और दूसरे की गाय में गोदान करने की आदत है इनको, अपनी तो गाय है नहीं इनके पास। भाई जमरानी बांध क्या एक दिन में बन गया क्या हरीश रावत जी का कोई योगदान नहीं, पंडित नारायण दत्त तिवारी का कोई योगदान नहीं, जिनका संसदीय क्षेत्र रहा है, वो केसी पंत जी का संसदीय क्षेत्र रहा है, और ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इनको राजनीतिक शिष्टाचार आता कहाँ है इस सरकार को? जगह अपना मुझे लगता है कि ये सपने लेने में बहुत माहिर है और मुंगेरी लाल बने हुए हैं। हर चीज़ इन्होंने की है, हर चीज़ इन्होंने सोची है, हर चीज़ यही करते हैं। भैया पहले कहाँ होते हैं आप, जहाँ आपकी सरकारें चल रही हैं वहाँ तो आपने कोई नया काम नहीं किया। और ये जो 40 वर्षों से परियोजना रुकी हुई थी, इस पर जो केंद्रीय मंजूरी, वित्तीय मंजूरी मिली है, बहुत ज़्यादा प्रदेश को लाभ होने वाला है और हमारे 10 लाख से ज़्यादा परिवारों को इसमें जो है ये लाभान्वित होने वाले हैं। चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे आर्थिकी की बात हो, रोजगार की बात हो, तमाम पहलुओं में हम लोगों को फायदा हो रहा है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जिस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, आप बताइए कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो धाकड़ धामी की जो मिसालें हैं इनको देनी चाहिए और अपने जो रोना है वो कम विलाप करना चाहिए। उत्तराखंड के 3 जिलों में बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अनुसार इन तीनों जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जिसके साथ ही 4000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो 3 जिलों में बारिश होने के आसार हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है। उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट ली है, जिसके बाद आमजन को भी काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बारिश होने का अनुमान जताया गया है और तापमान में गिरावट होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो मौसम विभाग ने देखते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है। देहरादून में सचिवालय समेत तमाम विभागों में लगी गाड़ियां न्यू मोटर व्हीकल एक्ट की धज्जियां उड़ा रही हैं और ये टैक्सी वाहन पीले नंबर प्लेट की वजह सफेद नंबर प्लेट लगाकर सड़कों पर फर्राटा भरती हुई नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें कि मौजूदा समय में विभागों, निगमों, आयोगों समेत अन्य जिला कार्यालयों में टैक्सी गाड़ियों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इस दौरान आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि कोई भी वाहन जो कमर्शियल है उसको भारत सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीला नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो पीले नंबर प्लेट की जगह सफेद नंबर प्लेट को लगाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसके बाद सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। तमाम विभागों में ये गाड़ियां चलती हैं और मोटर व्हीकल एक्ट की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जुगाड़ गाड़ी नहीं है, मोटर व्हीकल नहीं है जुगाड़, और वो चलाना अलाउड भी नहीं है। उसमें क्या होता है कि गाड़ी को मॉडिफाई कर देते हैं और सीमेंट, सरिया कई बार ऐसे सामान ढोते हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना ज़्यादा है। इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कई बार स्पीडिंग में ओवर स्पीड करते लोग हैं। सामान बहुत ज़्यादा बाहर निकला होता है, उससे क्या होता है कि पीछे से गाड़ी के टकराने का डर भी होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ई रिक्शा, ये जो जुगाड़ वाहन है, इनको बंद भी कर रहे हैं और इनको हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने गाड़ी को कटवा दो,
क्योंकि इसमें हम अभी बहुत जल्द एक अभियान चला करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फोरम से जुड़े हुए वन अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला रेंज का दौरा किया और इस दौरान अधिकारियों ने राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से लगाई गई वन्यजीवों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया है। इसके साथ ही इको विकास समितियों की निर्मित उत्पादों के संबंध में भी जानकारियां ली गई। वहीं पार्क के अधिकारियों ने वन अधिकारियों को पार्क से संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर यहां की विशेषताओं और जानवरों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि इन दिनों लगभग 30 देशों से जुड़े वन अधिकारियों का डेलीगेट्स उत्तराखंड दौरे पर आया हुआ है। ये यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट की टीम यहाँ पर आई है। कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ आए। हमारे लिए सम्मान की बात है, गौरव की बात है और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि हम उनको उत्तराखंड की जो खूबसूरती है, जो सरलता है, वो भी बताएं। यहाँ की जो चुनौतियाँ हैं उनके बारे में अवगत कराएं और उनके निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में भी अवगत कराएं। हमने उनको बताया है कि राजाजी जिस प्रकार जैव विविधता से परिपूर्ण है, उसी प्रकार यहाँ के बहुत सारी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों को किस प्रकार से हम स्थानीय समुदायों के सहयोग से हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से जसपुर की जनता को बड़ी सौगात दी है और आपको बता दें कि जसपुर में नवोदय विद्यालय बनने वाला है, जिससे वहां के लोगों की किस्मत और तकदीर दोनों ही बदलने वाली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के जसपुर को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाता है और इस द्वार में अच्छे विद्यालय न होने के चलते शिक्षा का भी अभाव लंबे समय से चला रहा था। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद जसपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल की ओर से जसपुर वासियों को शिक्षित करने के लिए अच्छे सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाओं के लिए सरकार से मांग की जा रही थी। डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल के प्रयासों के चलते साल 2004 में सरकार ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए 4.929 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी थी, लेकिन जसपुर की जनता की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। विधायक के प्रयासों पर पानी फिर गया। नवोदय विद्यालय को जसपुर से स्थगित कर कहीं और बनाने के प्रयास शुरू होने लगे, लेकिन डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने नवोदय विद्यालय की नींव जसपुर में रखने के लिए प्रयास लगातार किए। इस बीच सरकारें बदलती रहीं, लेकिन कोई भी सूबे का मुखिया जसपुर के भविष्य को लेकर चिंतित नजर नहीं आया। इसी संघर्ष के बीच पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। अपना संघर्ष भी जारी रखा। वहीं जब सूबे के मुखिया की कमान पुष्कर सिंह धामी के हाथ आई तो डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने सीएम से बातचीत की, जिसके बाद सीएम धामी ने जसपुर के भविष्य की चिंता करते हुए नवोदय विद्यालय बनाने का फैसला किया है और 47 करोड़ की धनराशि पास करवाते हुए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। अब विद्यालय बनाने का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। सीएम धामी के इस फैसले के बाद जनता भी काफी खुश है। सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री धामी जी का और हमारे नेता बीजेपी के डॉक्टर सिंगल जी का बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा इनको कि हमारे क्षेत्र में जो नवोदय विद्यालय लेके आए इससे हमारे गरीब बच्चों को और व्यापारियों के बच्चों को बहुत सुविधा होगी। इस क्षेत्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः अपनी सरकार के सराहनीय काम के लिए पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप नवोदय विद्यालय जो शायद कहीं और था और डॉक्टर सिंगल के प्रयास से जसपुर में आ गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता को बधाई। शिक्षा से ही व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझकर उसे सुरक्षित रखने एवं विकसित करने में सफल हो सकता है। जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक आदि क्षेत्रों में शिक्षा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है। इसलिए डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने जसपुर वासियों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छे विद्यालय के लिए संघर्ष किया। देर से ही सही, लेकिन कामयाबी तो मिल गई और जसपुर को शिक्षित करने का सपना अब साकार हो रहा है। क्या कुछ कहा है डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने, वो भी सुन लेते हैं। क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना था तो उस समय शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव था और उसके मद्देनजर जो एक जिले में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की योजना थी, उसका लाभ उठाने का उस समय मैंने प्रयास किया था और यहाँ पर एक जंगलात की जमीन 5 हेक्टेयर उसको स्थानांतरण
शिक्षा विभाग के नाम कराया था। उस समय हमारे स्वर्गीय नारायण तिवारी जी का उसमें बड़ा सहयोग था। पर उसके बाद सरकार बदली और किन्हीं कारणों से वो खटीमा में संचालित होना शुरू हो गया और काफ़ी बार प्रयास किए गए कि उसको जसपुर लाया जाए, पर कामयाबी नहीं मिली थी। अंतर्गत लगातार प्रयास से अब इसकी स्वीकृति मिली है और इसका 47 करोड़ रुपए का धनराशि मंजूर हुई है, जिसका टेंडर भी इसमें इसके हो गए हैं और शीघ्र इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। ये क्षेत्र के लिए हर्ष का बात है, एक पहचान पूरे जिले में जसपुर की बनेगी इसके द्वारा। जसपुर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के इस फैसले के बाद जसपुर के लोगों में काफी खुशी है। पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए सीएम धामी के प्रयास ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बहरहाल बस अब ये देखना होगा कि कब तक नवोदय विद्यालय बनकर तैयार होता है, देश का भविष्य कब शिक्षा लेने के लिए इस शिक्षा के मंदिर में जाता है। उधम सिंह नगर से जनता टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।